हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन तक पढ़ा था। तो अब हमें पढ़ना है मार्किंग से। ओके, मार्किंग में हमें देखना है रेटिंग प्लेट, टर्मिनल मार्किंग प्लेट। ओके, देन उसके बाद हम जाएंगे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड विद इंक्वायरी एंड ऑर्डर। उसके बाद हमें देखने हैं टेस्ट। तो सबसे पहले अगर मार्किंग की बात करें तो रेटिंग प्लेट में यहाँ पे हमें देखना है कि ईच ट्रांसफार्मर शॉल बी प्रोवाइडेड विथ नॉन डिटैचेबल रेटिंग प्लेट ऑफ weatherproof material fitted in a visible position showing the information given in figure. The entires on the rating plate shall be indelibly marked, for example by etching, engraving or stamping. तो यहाँ पे ये बोला गया है जो भी ट्रांसफार्मर है, ओके, ये प्रोवाइड कराया जाना चाहिए विथ अ नॉन डिटेचेबल, यानी कि नॉन डिटैचेबल, उसको दूर ना कर सके ऐसी, या फिर उसको डिटैच ना कर सके उस प्लेट से, ऐसी रेटिंग प्लेट, और वो भी वेदर प्रूफ मटेरियल से बनी हुई उसमें लगी होनी चाहिए। ओके, विच इज वेदर प्रूफ मटेरियल और प्रॉपरली फिटेड होनी चाहिए इन अ विजिबल पोजिशन, ताकि वो आसानी से दिख सके, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली प्रोवाइड कराई जानी चाहिए उस रेटिंग प्लेट पे। ओके, द एंटायर्स ऑन द रेटिंग प्लेट शॉल बी इंडेलिबली मार्क। तो मार्किंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे क्लीन और विजिबल होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल etching, engraving और stamping। उसके बाद टर्मिनल मार्किंग प्लेट। टर्मिनल मार्किंग प्लेट में ईच ट्रांसफार्मर शैल बी प्रोवाइडेड with a terminal marking plate in accordance with the figure given below, whichever is applicable। तो अगर फिगर की बात करें, फिगर नंबर 3 एंड 4 की यहाँ पे बात हो रही है, तो 3 एंड 4 में ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑफ सर्किट टैप चेंजर की इंफॉर्मेशन, ओके, जो भी प्लेट है उसके बारे में बात हो रही है। नो लोड, ओके, देन स्विच पोजीशंस, कनेक्शंस, HV, LV। तो ये इसकी फिर रेटिंग्स बताई गई है। और उसके बाद ये जो टर्मिनल मार्किंग प्लेट है ये पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन जो भी कुछ है उस ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग वो पूरी तरीके से स्टैम्प्ड होनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद आता है जो रेटिंग एंड टर्मिनल मार्किंग प्लेट्स है मे बी कंबाइंड इनटू वन प्लेट एट द ऑप्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे बोला गया है जो रेटिंग एंड टर्मिनल मार्किंग प्लेट्स है, ओके, वो कंबाइन करा सकते हैं हम इनटू वन प्लेट। रेटिंग एंड जो टर्मिनल मार्किंग प्लेट है इसको कंबाइन भी हम लगा सकते हैं इनटू वन प्लेट एट द ऑप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर का ऑप्शन है उसके हिसाब से। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड विद इंक्वायरी एंड ऑर्डर। ओके, the information to be supplied to the manufacturer and the form of inquiry by the purchaser shall be in accordance with Annex B of IS 2026 Part 1 1977। तो जो इंफॉर्मेशन है जो भी हमें सप्लाई करनी है मैन्युफैक्चरर को, ओके, एंड द फॉर्म ऑफ इंक्वायरी बाय द परचेसर, जो भी परचेस करने वाला है, ओके, जो भी परचेस करने वाला है वो किस हिसाब से होनी चाहिए, इसके हिसाब से। एनेक्स बी ऑफ IS 2026 पार्ट 1 1977। अब बात आती है टेस्ट की। टेस्ट, द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन 16.1 of IS 2026 part 1 1977 shall be applied।
तो इसी के हिसाब से टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई होनी चाहिए. All the tests listed under 22.3 and 22.4 shall be carried out in accordance with the provisions of the clauses and standards given in the parenthesis. Okay. तो 22.3 and 22.4 में जो भी लिस्ट की गई है टेस्ट, ओके, ये कैरी आउट करनी चाहिए किसके हिसाब से? इन द प्रोविजंस ऑफ द क्लॉजेस एंड जो भी स्टैंडर्ड्स इन पैरेंथेसिस में गिवन है उसके हिसाब से. ओके, अब बात आती है टाइप टेस्ट की. तो टाइप टेस्ट में द फॉलोइंग शॉल कंस्टिट्यूट द टाइप टेस्ट. Which are they? Measurement of winding resistance, measurement of winding resistance किसके हिसाब से? IS 2026 पार्ट 1 1977. Okay. Then measurement of voltage ratio का measurement and check of voltage vector relationship should be according to this. Then measurement of impedance, voltage or short circuit impedance, principal tapping when applicable and load loss also should be according to this standard. Then measurement of no load loss and current also should be in accordance with IS 2026 part 1 1977. Measurement of insulation resistance का जो मेजरमेंट है वो भी इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए. देन इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विथस्टैंड टेस्ट जो है वो इंड्यूस ओवर वोल्टेज विथस्टैंड टेस्ट जो है वो इसके हिसाब से होनी चाहिए. IS 2026 पार्ट 3 1981 के हिसाब से. सेपरेट सोर्स वोल्टेज विथस्टैंड टेस्ट जो है वो IS 2026 पार्ट 3 1981 के हिसाब से ही होनी चाहिए. ओके. देन लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट जो है वो भी इस स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए. और जो टेम्परेचर राइज टेस्ट है वो IS 2026 पार्ट 2 1977 के हिसाब से होनी चाहिए. देन इसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट should be according to IS 2026 part 1 1977. Air pressure test C22.5 and permissible flux density and overfluxing should be according to 22.6. Then उसके बाद आता है routine test. The following shall constitute the routine test. Measurement of winding resistance, winding का resistance should be according to IS 2026 part 1 1977. Measurement of voltage ratio and check of voltage vector relationship should be according to IS 2026 part 1 1977. Measurement of impedance, voltage, short circuit impedance, principal tapping when applicable and load losses should be according to this standard. Okay. Then measurement of no load loss and current also should be according to this standard. Measurement of insulation resistance should be according to IS 2026 part 1 and 1977. फिर उसके बाद आता है induced over voltage withstand test should be according to IS 2026 part 3 1984. Then separate source voltage withstand test should be according to this standard. तो ये हो गई हमारी रूटीन टेस्ट. अब बात आती है एयर प्रेशर टेस्ट की. तो एयर प्रेशर टेस्ट में द टैंक शॉल बी फिक्स्ड with a dummy cover with all fittings including bushings in position and shall be subjected to air pressure of 35 kilopascal above atmospheric pressure of 30 minutes. The permanent deflection of flat plate after pressure has been released shall not exceed the value given below. Length of plate and deflection. तो यहाँ पे बोला गया है जो टैंक है ये फिक्स होनी चाहिए विद डमी कवर. ओके, विथ ऑल फिटिंग्स. जो भी टैंक है
ये फिक्स होनी चाहिए विथ अ डमी कवर। ओके, विथ ऑल फिटिंग्स इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या होनी चाहिए, बुशिंग्स in position and shall be subjected to air pressure of 30, एयर प्रेशर कितना होना चाहिए, 35 किलो पास्कल above atmospheric pressure of 30 minutes, above atmospheric pressure of 30 minutes. The permanent deflection of flat plate after pressure has been released shall not exceed the values given below. जो permanent deflection है flat plate का, okay, after pressure जो भी रिलीज हो जाता है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए इन वैल्यू से। कौन सी वैल्यूज, लेंथ ऑफ प्लेट एंड देन डिफ्लेक्शन, तो उसकी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, अप टू 750 mm, deflection 5 mm, and 751 to 1250 mm and 6.5 mm. Okay, then permissible flux density of and overfluxing. The flux density at rated voltage and frequency shall not exceed 1.69 Tesla. The low load current at rated voltage of 112.5% and rated voltage shall not exceed given values. तो वैल्यूज कौन सी है, सबसे पहले अगर बात करें, द फ्लक्स डेंसिटी एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी शॉल नॉट एक्सीड 1.69 टेस्ला। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रेटेड वोल्टेज एंड जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो इसकी वैल्यू 1.69 टेस्ला से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ओके, इट शुड नॉट एक्सीड दिस वैल्यू। देन जो नो लोड करंट है एट रेटेड वोल्टेज एंड no load current at rated voltage and 112.5% rated voltage shall not exceed values. ओके, कौन सी वैल्यूज है, केवीए रेटिंग, ठीक है, केवीए रेटिंग की अगर बात करें, केवीए रेटिंग एंड उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ rated full load current at 100% rated voltage and at 112.5% rated voltage। ओके, तो इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 16, 25, 63, 100, 16, 25, 63 एंड 100। ओके, तो 100% के लिए 4, 3.5, 3 एंड देन 2.5। ये जो है आप सीरियल वाइज लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। फिर उसके बाद आता है 112.5% के लिए 8, 7, 6, 5। तो ये हो गई कुछ रेटिंग्स। तो इसके हिसाब से ही जो परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी एंड ओवरफ्लक्सिंग होती है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। Okay, the design calculation in support of flux density shall be furnished by the supplier. जो भी design calculations है, okay, in support of this flux density, वो जो है पूरी तरीके से furnish होनी चाहिए by the supplier. For finding out the magnetizing current जो होगा, एवरेज वैल्यूज है all the three limbs, average values of all the three limbs means phases should be taken into consideration। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये चीजें कंसिडरेशन में लानी है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है which is IS 1180
पार्ट 1 1989 के हिसाब से जो भी स्पेसिफिकेशन है हमारे ट्रांसफार्मर की वो यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद जो हमें टॉपिक देखना है दैट इज नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि इस तरह की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।